Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. First of all, हैप्पी दीपावली अगेन। एंड आपका गिफ्ट यही है कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ FF। एक्चुअली किसी ने कहा था कि आप तीनों FF के दो दो एपिसोड रिकॉर्ड करके अपडेट करो, ये हमारा गिफ्ट होगा। यार मैं इतना रिकॉर्ड कैसे कर सकती हूँ, मेरे गले की ना मतलब एक तरह से वाट लग जाएगी कसम से। तो मैं दो रिकॉर्डिंग तो हर एक FF का नहीं कर सकती, बट हाँ एक एक एपिसोड दे सकती हूँ। तो मैं एक एक एपिसोड ही दे रही हूँ। एंड कल भी मैं आपको अपडेट दूंगी। कल भाई दूज है, तो कल आपको भाई दूज का गिफ्ट मिलेगा एक एक एपिसोड के साथ। तो चलो फिर अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि बाथरूम में था, शावर लेते लेते उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे लास्ट नाइट के, जिसमें उसे याद आया कि वो कैसे वांग जी को देखकर जेलस हो गया था। वांग जी किसी की लैब में बैठा था इसलिए, और बाद में जब जान को पता चला था कि वो इंसान जिसकी गोद में वांग जी बैठ गया था वो तो एक ओमेगा है, तो विंग को खुद पर अशम्ड फील हो रहा था और एम्बैरसिंग भी महसूस हो रहा था। इसके बाद उसके दिमाग में एक और फ्लैशबैक आया जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी काँप गई। उसे याद आया कि उसने अपना लव कन्फेस किया है उन तीनों सिबलिंग्स के सामने, उसके सून टू बी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और उसका सून टू बी अनवांटेड हस्बैंड। उसके सामने उसने अपना लव कन्फेस किया है कि वो एक वॉइस आर्टिस्ट ईबो है जिसका नाम है, उससे प्यार करता है। अब जान खुद के बालों को नोच रहा था और खुद से कह रहा था, अय्या मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, वो लोग तो क्या सोच रहे होंगे, स्पेशली मेरा ब्रदर लो मेरी सीजे से ना कह दे। नहीं 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 विंग कुछ सोच। विंग जो कि बस एम्बैरस हुए ही जा रहा था। दूसरी तरफ हम फ्लैशबैक थोड़ा सा पास्ट में चल के देखते हैं। दूसरी तरफ का सीन वांग जी के। वांग जी जो कि कार में बैठा हुआ था, ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करके वो अपने घर आ गया था। वांग जी और लानचिंग अपने अपने कमरे में चले गए थे, मतलब उनका तो एक ही कमरा है, वहाँ गए। वांग जी जो कि शावर लेने गया, लानचिंग जो बाहर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। जब वांग जी वापस आया तो उसने लानचिंग को अपनी सोच में गुम होते हुए पाया। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ खोई हुई हो? लानचिंग ने कहा, मैं उस अल्फ़ा के बारे में सोच रही हूँ। जहाँ तक मैंने अल्फ़ाज को देखा है, उनके बारे में जाना है, कभी भी कोई भी अल्फ़ा अपने ईगो के अगेंस्ट जा कर के किसी ओमेगा से माफ़ी नहीं मांगता है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अलग लगा। उसने तुमसे माफ़ी मांगी और उसने तुमसे कुछ और भी कहा था ना? लानचिंग ने कहा, हाँ कहा था। वांग जी ने कहा, और मुझे याद आया तुम उसके पीछे भागती हुई आ रही थी, क्यों? लानचिंग ने कहा, वो मुझे रूम में लेके गया था, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसे कैसे किसी के सामने भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर सकती हूँ। उसे गुस्सा आ रहा था कि मैं किसी और के सामने डांस कर रही थी छोटे कपड़े पहनकर। वांग जी ने कहा, तो वो तुम्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता है? लानचिंग ने कहा, नहीं, उसने कहा अगर मैं डांस करना चाहती हूँ तो वो मुझे प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए मंजूरी दे देगा, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहता कि मैं ऐसे बार में इतनी गंदी जगह पर आकर डांस करूं। फिर मैंने उसे बताया भी था कि वो मैं नहीं करती डांसर, वो तो म्या है ना वहाँ पे डांसर। तो वांग जी ने कहा, और क्या कहा उसने? लानचिंग ने कहा, उसने कहा था कि वो उन सभी लोगों को मार डालेगा जो मुझे घूर कर देख रहे थे, इसलिए वो वहाँ आया था। उसने वाइन की बोतल उठाई और वो उसे फोड़ने वाला था, क्योंकि वो वहाँ बैठे हर एक अल्फ़ा को मारना चाहता था जो मुझे देख रहे थे। वांग जी ने कहा, क्या मतलब वो पागल है क्या? लानचिंग ने कहा, मुझे तो यही लगता है कि वो साइको है। वांग जी, मैं क्या करूं? क्या मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए? वांग जी ने कहा, तुम सोच भी कैसे सकती हो, वो एक नंबर का साइको है। वो ऐसे कैसे किसी को भी मार सकता है क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा था, सिर्फ इसलिए। लानचिंग को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उसने कहा, वांग जी अगर कोई मुझे गंदी निगाह से देखे क्या तुम उसे नहीं मारोगे? वांग जी शांत हो गया, क्योंकि बात तो सही है। अगर उसकी बहन को कोई गलत निगाह से एक बार देख भी लेना तो वांग जी उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन बात तो सही कही उसने। लानचिंग ने कहा, शायद वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, कुछ भी हो, पर मुझे वो पसंद है और वैसे भी वो मेरे आसपास घूमता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही तो कोई चाहिए था ना, जो मेरी हर एक बात माने, मेरे आगे पीछे डोले और मैं उसको मारूं तब भी वो चुपचाप रहे। वो ऐसा ही है, मैंने उसे कितनी बार मारा है वांग जी। वांग जी ने कहा, वो तो है, तुमने उसे इतनी बार मारा है, एक बार तो तुमने उसे कैसी धमकी दी थी, इसके बाद भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करता है। लानचिंग ने कहा,
लेकिन मैं इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाली। वांगची ने कहा, हो गई है शुरू। अब बेचारे उस मासूम से अल्फ़ा को कौन बचाएगा। यहाँ से हम वापस से सीन शिफ्ट करके देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर विंग रेडी हो चुका है और बस अपने ख्यालों में मग्न है। विंग जो कि अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ है, वहाँ पर बाकी सब लोग भी बैठे हैं और वो विंग को बहुत अजीब निगाहों से देख रहे हैं। और बाकी सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मतलब उसके जो दोनों अंकल हैं और उसके फादर, वो तीनों के तीनों नी हुसैन को, विंग को और जांग चेंग को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं। विंग को इतना तो पता है कि वो ड्रंक हो गया था, लेकिन उसे घर कौन लेके आया, उसे अपने दिमाग पर जोर डालने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। विंग जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था धीरे धीरे से और अपने ख्यालों में मग्न था, लेकिन दूसरी तरफ जियांग चेंग, जिसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी हुई थी क्योंकि उसके सर से पसीना गिर रहा था, उसके फादर उसे बस घुरे ही जा रहे थे। हमारा बेचारा नी हुसैन जो कि बस अपना सर टेबल के अंदर घुसा ही लेना चाहता था, उसका सर इतना ज़्यादा झुका हुआ था कि प्लेट और उसके बीच में बस एक स्पून की दूरी थी और उसका भाई भी उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैंगिया और नैनी मिर्जो को कोहनी मारते हुए कहा, क्या कर रहे हो, उसे खाने दो ना, क्यों ऐसे घूर रहे हो बेचारे को, वो अनकम्फर्टेबल हो रहा होगा। मैडम यू ने भी सेम किया, लेकिन वी चांग से वो तो बस देखे जा रहे थे अपने बच्चे को। जब विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उनके गेस का, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था विंग अपने ख्यालों में ही मस्त है, तो उन्होंने विंग को घूरना बंद कर दिया। उन सब का ब्रेकफास्ट हो चुका था। अब सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। जियांग फैमिया ने कहा, कल तुम तीनों की शादी है, तो अच्छे से रहना और तुम दोनों ऑफिस मत जाओ। विंग और जियांग चेंग की तरफ देखकर उन्होंने कहा। विंग जो अब अपने पापा से कुछ भी और कहना नहीं चाहता, कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि रात को वो ड्रिंक करके आया था और उनके नज़रों में ही लग रहा है कि बेटा तुमने बहुत गलत किया है। फिर भी उसके फादर ने, अंकल ने, किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी, ज़रा सा भी कुछ नहीं कहा। वो तीनों के तीनों अपने अपने रूम में चले गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जब विंग जो कि अच्छे से रेडी हो चुका है, उसके पास वही सूट है जो उसके फादर ने उसके लिए चूज़ किया है वेडिंग के लिए। तीनों सिबलिंग्स के कपड़े उनके फादर ने चूज़ किए थे, बस यानली के कपड़े नहीं किए, क्योंकि यानली जो थी उसने पहले ही अपना गाउन प्रिपेयर करवा लिया था। जियांग चेंग जिसने कोई भी कपड़े तैयार नहीं करवाए थे, विंग जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए उसने कपड़े चूज़ नहीं करवाए थे, तो बस उन दोनों के कपड़े उनके पेरेंट्स ने चूज़ करके उन्हें दिए थे। विंग जो कि अच्छे से तैयार हुआ, तैयार होने के बाद में अब उन्हें जाना था एंचेस्टर हॉल की तरफ, चर्च में जाना था। चर्च में स्टेज पर हमारे तीनों अल्फाज खड़े हुए थे, मतलब विंग, जियांग चेंग और लान सिचन, ये तीनों खड़े हुए थे। दूसरी तरफ हमारे 3 अल्फाज को उनके घर वाले हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। लान चिंग का हाथ लान कुरन ने पकड़ा हुआ था, वहीं वांगजी का हाथ उसकी माँ लानी ने पकड़ा हुआ था। जियांग यानली का हाथ जियांग फैमिया ने पकड़ा हुआ था, उन्हें लेकर के वो आ रहे थे। तीनों बॉटम्स का हाथ तीनों अल्फाज के हाथों में दे दिया गया। फिर शादी शुरू हुई, रिचुअल्स पूरे किए गए और लास्टली उन तीनों को सबके सामने किस करना था। सबसे पहले लान सिचन ने एक सॉफ्ट सा किस जियांग यानली के लिप्स पर किया, वो एक छोटा सा पैक था। जियांग चेंग जो कि लान चिंग की तरफ बढ़ा और उसके चीक्स पर एक किस किया। लान चिंग बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद था कि जियांग चेंग उसके लिप्स पर किस करेगा। फिर बचा हमारा विंग। विंग वांगजी के पास गया और उसके फोरहेड पर एक छोटा सा किस किया और तुरंत ही दूर हट गया। वांगजी जिसे रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उसे किस करे। शादी के बाद अब उन्हें घर पर जाना था। घर पहुंचने के बाद में इधर हमारे जियांग चेंग और लान चिंग अपने रूम में थे। लान चिंग जो थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि वो एक चांस देना चाहती है जियांग चेंग को। जियांग चेंग जो कि वहीं रूम में आया, लान चिंग जो कि बेड पर बैठी हुई थी अपना सर ढक करके, क्योंकि उनकी शादी ट्रेडिशनल तरीके से ही की गई थी। जब जियांग चेंग ने लान चिंग को किस किया था तो वेल के ऊपर से ही उसने उसके चीक्स पर किस किया था। जियांग चेंग ने दरवाजे को बंद किया और लान चिंग के पास आकर एकदम आहिस्ता से बैठ गया और उसका वेल धीरे से हटाया। लान चिंग जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, सर भी थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था। जियांग चेंग ने उसके चिन को थोड़ा सा पकड़ा, ऊपर उठाया। लान चिंग ने भी जियांग चेंग की आंखों में देखा। जियांग चेंग की आंखों में उसे कहीं से भी लस्ट नज़र नहीं आ रही थी, उसमें बस प्यार था, सिर्फ और सिर्फ प्यार, केयर एंड अफेक्शन था। जियांग चेंग जिसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा झिझक रही हो, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, जब तुम रेडी हो तब मुझे बता देना। और रही बात तुम्हारी करियर की, अगर तुम
अपना डॉक्टरी छोड़ कर के डांसिंग में जाना चाहती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर वालों से बात कर लूँगा। लानचिंग जो कि एक हैरान वाले लुक से जियांग चेंग की तरफ देख रही थी, उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो इधर उधर अपनी निगाहें घुमा रही थी। धीरे से वो अपने नेक को स्क्रैच भी कर रही थी। उसने कहा, वो मैं कोई डांसर नहीं हूँ, ना ही मैं डांस करना चाहती हूँ। जियांग चेंग ने लानचिंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम सिर्फ मेडिकल में पढ़ना चाहती हो? लानचिंग ने कहा, हाँ मुझे वो पसंद है, पर मेरा एक साइड करियर भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जियांग चेंग ने कहा, साइड करियर? कौन सा? लानचिंग ने कहा, थोड़ा अजीब है एक डॉक्टर होते हुए ऐसे काम करना, पर तुम हंसना मत, हाँ। जियांग चेंग जो कि एक टक लानचिंग को देख रहा था, उसने कहा, तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो तुम्हारे प्रोफेशन को सूट नहीं करता है? प्लीज़ कुछ ऊट पटांग मत बोलना जिससे मेरा दिल रुक जाए। लानचिंग ने कहा, तुम कुछ बकवास मत सोचो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली मैं एक राइटर हूँ, ओके। अब वो ना अपने लानचिंग वाले फॉर्म में आ गई थी। जो उसे नर्वसनेस था ना, वो उससे 10 कदम दूरी पर चला गया था। अब वो अपने ही अवतार में थी, एकदम निडर और कॉन्फिडेंट। उसने कहा, मैं एक फिक्शनल राइटर हूँ, मैं मंगास, मनहवा और पता नहीं फैन फिक्शंस, BL GL इन सब की लव स्टोरीज लिखती हूँ। जियांग चेंग बस अपना मुंह और आंखें खोल करके लानचिंग को देखे जा रहा था और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शब्द उसके गले में अटक गए हों। लानचिंग जो कि उसे देख रही थी और बस इंतज़ार कर रही थी कब जियांग चेंग कोई रिएक्शन दे, लेकिन जियांग चेंग जो कि अपना मुंह खोल करके बस लानचिंग को देख रहा था। लानचिंग ने उसके चिन के नीचे अपना हाथ रखा, उसके मुंह को बंद किया और बस एक ऑकवर्ड सिचुएशन में एक्ट करते हुए कहा, हाँ, वो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, मैं एक राइटर हूँ, रोमांटिक राइटर। जियांग चेंग जिसने गल्प किया और कहा, तुम नॉवेल्स लिखती हो? तुम्हारा मतलब है तुम पोर्नोग्राफिक वो लिखती हो? लानचिंग ने कहा, छी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वैसा कुछ नहीं, सिंपल बुक्स, लव स्टोरीज़, 2 मेल्स के बीच में, 2 फीमेल्स के बीच में, कुछ स्ट्रेट लव स्टोरीज़ भी, कुछ मंगास, मैं ये सब लिखती हूँ। तुम क्या बकवास सोच रहे हो? जियांग चेंग ने एक रिलीफ की ब्रेथ लेते हुए कहा, ओह, इसमें क्या हुआ? तुम लिखती हो, तुम्हारा फैशन है, तुम्हारा शौक़ है, अच्छी बात है। अगर तुम लिखना कंटिन्यू करना चाहती हो तुम करो, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। लानचिंग ने कहा, होना भी नहीं चाहिए। और वेल, अभी मैंने एक मंगा लिखा था जिसको ना एक प्रोड्यूसर एक कार्टून बना रहा है जिसका नाम है द 7 स्टार। जियांग चेंग ने कहा, द 7 स्टार? एक मिनट, ये तो अभी हाल ही में बन रहा है ना इसका कार्टून? लानचिंग ने कहा, हाँ बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, न्यूज़ में तो चलता रहता है, तुम्हें पता है ना। फिर जियांग चेंग ने एकदम से कहा, ओ गॉड, तुम वो हो? तुम्हारा मतलब है तो कि तुम उन सब, ओ गॉड, लिटरली तुम इतनी फेमस हो राइटर? लानचिंग ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? जियांग चेंग ने कहा, तुसी, वो जो राइटिंग करता है, वो लड़का नहीं एक लड़की है, ओ गॉड, और वो तुम हो, एक डॉक्टर। लानचिंग ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरे ऊपर हंसना मत। जियांग चेंग जिसकी हंसी छूटे जा रही थी, वो बस हंसने ही वाला था। उसने अपने मुंह पे हाथ रखा और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, कुछ नहीं हंसूंगा। लेकिन वो फिर भी हंसे जा रहा था। लानचिंग ने पिलो उठाया, उसके सिर पे दे मारा। जियांग चेंग ने अपने सर को रब करते हुए कहा, आउच, मुझे लग गई ना। लानचिंग ने कहा, एक अल्फा होकर के एक पिलो से तुम्हें लग जाएगी? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा बोलकर उसने 2-3 पिलो और उसके फेस पर मारे। इसके बाद जियांग चेंग खड़ा होगा, उसने कहा, देखो तुम वाइफ हो तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम मुझे मार रही हो, वो भी वेडिंग नाइट के दिन, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लानचिंग जिसकी शर्मो हया दूर भाग गई थी, उसने अपने जो रोब्स है उसको थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। उसको अपने कमर पे एकदम ऐसे बांध लिया और उसके पैर थोड़े ऊपर हो गए थे। अब उसे भागने में परेशानी नहीं आएगी। उसने वहीं से 2-3 पिलो और उठाए और उसने जियांग चेंग के ऊपर मारने लगी। एक पिलो को हाथ में लिया और जियांग चेंग के सर पे दनादन बस देने लगी। जियांग चेंग उसको बोल रहा था, देखो देखो यार, तुम सुनो तो, लेकिन वो सुनने को तैयार थी ही नहीं। उसे गुस्सा आ रहा था, जियांग चेंग की हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हंसने की। जियांग चेंग ने भी फिर पिलो उठा लिया। वो भी लानचिंग के पिलो के साथ फाइट करने लगा। कुछ ही देर में उनका पूरा रूम कबाड़ा हो चुका था, जो इतनी अच्छी तरीके से उनकी फर्स्ट नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था। उसमें मोमबत्तियाँ थी, रोजेस थे, उसमें इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी।
उस इतने बेहतरीन से डेकोरेशन को उन दोनों ने लड़ाई करके बर्बाद कर दिया था, क्योंकि अब रूम में चारों तरफ उन पिलोज़ के अंदर भरी हुई रुई कॉटन्स बिखरे पड़े थे पूरे रूम में, और कुछ कुछ हवा से उड़ उड़ के उनके ऊपर भी गिर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा पहले, फिर रूम की हालत देखी, और फिर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो दोनों हंस रहे थे और लोटपोट हो रहे थे, तालियां मार रहे थे एक दूसरे के हाथ में, एक होता है ना हाई फाई करना, वैसे। और ऐसा करते करते कब जियांग चेंग लानचिंग की लैब में जाकर अपना सर रख लिया उसे भी पता नहीं चला। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तब उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई थी, क्योंकि लानचिंग की गोद में जियांग चेंग का सर था और लानचिंग उसके तरफ झुकी हुई थी। लानचिंग ने आहिस्ता से जियांग चेंग के बालों में हाथ घुमाया। जियांग चेंग पहले तो एकदम शॉक था, फिर वो नॉर्मल होगा। उसने लानचिंग के हाथ को पकड़ा और उस पर एक किस किया, सॉफ्ट सा किस। लानचिंग जो कि शर्मा गई, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया क्योंकि वो ब्लश कर रही थी। जियांग चेंग ने एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल किया। वो उसकी लैब से उठा और कहा, एक काम करते हैं, पहले रूम को साफ़ कर लेते हैं। लानचिंग ने भी कहा, हाँ तुम उस साइड का साफ़ करो, मैं इस साइड का करती हूँ। फिर वो दोनों लग गए अपने रूम की सफाई करने में। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कपल की तरफ, हमारे वांगशन। वांग जी, जिसको मिसेस भी उसके कमरे में ले गई थी, मतलब विंग के कमरे में ले जा करके उसे उसके कमरे में बिठाया, आराम से सेट किया। वांग जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साफ साफ, क्योंकि उसकी वेल थोड़ी ज़्यादा ही थिक थी। विंग जो कि बाहर खड़ा था, उसकी माँ जब बाहर आई उसने कहा, बिहेव विंग, समझे। विंग ने कहा, माँ मैं क्या बिहेव करूँ, वैसे मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हो आप। उसकी माँ ने कहा, चुप, उसके सामने ऐसा मत बोलना, उसे बुरा लगेगा। उन्होंने विंग को थोड़ा बहुत समझाया, उसके बाद वो चली गई। विंग जो अपने कमरे में आया, उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि अपनी वेल को पहने हुए ही बैठा हुआ था। विंग उसके पास गया, उसने कहा, सुनो। उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब वेल के अंदर से। विंग ने कहा, मैं कुछ कह रहा हूँ सुनो, लेकिन अंदर से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग जिसने उस वेल को थोड़ा पकड़ा और उठाया, उठाने के बाद वो एकदम ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पूरे के पूरे मेंशन में उसकी आवाज़ गूंज गई होगी। उसके रूम के बाहर उसकी माँ आई, उसने कहा, विंग क्या हुआ। विंग जिसने कहा, कुछ नहीं माँ, वो मैंने बस एक स्पाइडर देख लिया था, मैं डर गया था। वो बहुत ज़्यादा हकला रहा था और सामने देखे जा रहा था। एक पर्सन जो बेड के नीचे से निकला और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पेट पर एक हाथ रखा हुआ था, दूसरा हाथ उसके माउथ पर था, और वो बस अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसने वांग जी की तरफ देखा। हाँ, वांग जी जो कि बेड के नीचे था। मैडम भी जब यहाँ से गई थी तभी वांग जी ने अपने कपड़े उतार करके एक बहुत भयानक दिखने वाली गुड़िया जो कि वो अपने बैग में पैक करके लेके आया था विंग को सबक सिखाने के लिए, उसमें उसको पहना दिया था। और उसके सर पर इतने अच्छे से वेल पहनाया था, कोई कह ही नहीं सकता कि वो वांग जी नहीं है, कोई और डॉल बैठी हुई है वहाँ पे। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बहुत डरावना, जिसे देखकर विंग डर गया था। वांग जी अब ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। वो बस हंसे जा रहा था और बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वी कंपनी का CEO इतने से प्रैंक से डर जाएगा। विंग जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन वांग जी, तुम मेरे रूम में हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ प्रैंक करने की। वांग जी जो कि अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो फिर भी हंसते हुए बोल रहा था, मुझे ये न्यूज़ ना मेरे भाई को मेरी बहन को देनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी मॉम को भी बताऊंगा विंग। वांग जी जो कि बस हंसे जा रहा था। विंग जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने उस गुड़िया को उठाया और नीचे बैठ के पटक दिया। वांग जी जिसने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी, वो बिल्कुल शांत हो गया था, अपनी जगह पर रुक गया था, एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। अब वो हंस नहीं रहा था। विंग जिसने अपना कबर्ड खोला, उसमें से कुछ कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। विंग जैसे ही बाथरूम में गया, वांग जी ने बस थोड़ा सा अपना टेढ़ा सर करके देखा और फिर दोबारा से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस बार वो ताली बजा रहा था, फ्लोर पे अपने पैर पटक रहा था और बेड के पास जाकर के बेड पे अपना हाथ भी मार रहा था। उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस इंसिडेंट पे। विंग जो कि बाथरूम के अंदर था और उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि वो ऐसे कैसे एक खिलौने वाली गुड़िया से डर सकता है। वो कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भयानक थी।
विंग अपने मन में सोच रहा था। दूसरा वांग जी, जिसने पूरे रूम को देखा। अब उसने अच्छे से देखा कि पूरा रूम कितने भयंकर तरीके से डेकोरेटेड है, एकदम न्यूली वेडिंग कपल के लिए। लेकिन वांग जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसने सारे के सारे फ्लावर्स लिए और डस्टबिन में पटक दिए। उसने देखा कि उसकी मतलब विंग की फैमिली कितनी ज़्यादा बेशरम है। वहाँ टेबल पर उसने उन्हें कॉन्डम्स भी रखे हैं, वो भी 3 पैकेट्स अलग अलग फ्लेवर्स में। वांग जी ने उन्हें उठाया और उन्हें भी डस्टबिन में पटक दिया। पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें उनके डेकोरेशन के लिए थी वो सब उसने डस्टबिन में पटक दी थी। मोमबत्तियों को बुझा करके उसने वहीं एक ड्रॉअर में रख दिया था और लाइटों को पूरी तरीके से जला दिया था। इसके बाद जाकर उसने खुद से कहा, हाँ अब सब कुछ ठीक लग रहा है। उसने अपने कपड़े तो पहले ही बदल लिए थे, शावर भी ले लिया था। वो बेड पे गया और बीचों बीच जा कर के लेट गया। बढ़िया अपने हाथ पैर फैलाए, अपने ऊपर वही ब्लैंकेट डाला और अपनी आंखें बंद कर दी। विंग जब बाथरूम से बाहर निकल के आया तो उसने देखा कि पूरा रूम क्लीन है, लाइट ऑन है और वांग जी रूम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि वांग जी बेड पर आराम से फैल के सो गया है। विंग ने कहा, हाँ हे तो तुम उठो यहाँ से। वांग जी, जिसने कहा, मुझे सोने दो यार, तुम्हें अगर कहीं सोना है ना तुम वहाँ सो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ तुम लेके आए हो तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो ये बेड भी मेरा हुआ, मैं यहाँ सोऊंगा, तुम्हें जहाँ सोना है तुम वहाँ सो। विंग जैसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तो उसका मूड ख़राब है, दूसरा वांग जी का प्रैंक जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस भी है, तीसरी बात उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। शादी करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, वो बहुत ज़्यादा थक गया है। तो वो सोफे पर गया, वहीं पर वो लेट गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। उसने एसी का टेम्परेचर और ज़्यादा कम कर दिया, एकदम माइनस टेम्परेचर पर ले गया। अब उसे अच्छा लग रहा था और वो वहीं पर सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आई एम रियली सॉरी पटाखों की ये आवाज़ की वजह से, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो कि एज में मुझसे बड़े हैं, 24-25 साल के बच्चे, जो पटाखे चलाने से बाज बिल्कुल नहीं आते हैं। हालांकि दिवाली है वो चलाएंगे, लेकिन उनको कहाँ से पता कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उनकी इन पटाखों की आवाज़ों से। खैर जो भी है वो उनके लिए फ़न करें और मैं मेरे लिए फ़न करती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।